दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। देखिए ये मूल अधिकारों का आधार स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता के बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास ही नहीं कर सकता। इसी कारण से स्वतंत्रता के अधिकार को बैकबोन कहा जाता है, आधार स्तंभ, पिलर कहा जाता है। देखिए स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार मिला हुआ है, ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, इसमें 5 अनुच्छेद आते हैं जो स्वतंत्रता के अधिकार की पूर्ति करते हैं। अनुच्छेद 19 है जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 20 है जो अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 है जो प्राण का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। एक अनुच्छेद 21 के है जो 86वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है, 21 के शिक्षा का मूल अधिकार। एक लास्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 22 जो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। तो ये इस प्रकार के 5 अनुच्छेद हैं जो स्वतंत्रता के अधिकार की पूर्ति करते हैं। ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत पहली जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 में है, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं। ये कौन कौन सी हैं? देखिए सभी नागरिकों को, अनुच्छेद 19 में इसकी बात कर रहे हैं हम, अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को पहली कौन सी है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरी कौन सी है? शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता होगी। तीसरी है संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की आजादी होगी। देखिए यहां पर सहकारी सोसाइटी आया है, ये 97वां जो संशोधन किया गया है 97, उसके द्वारा इसमें सहकारी सोसाइटी जोड़ा गया है। चौथी है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता होगी। पांचवी है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की आजादी होगी। अगली है देखिए एफ जो है ये 44वें संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति के अर्जन की जो स्वतंत्रता थी 44वें संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। तो अगली कौन सी है? कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की आजादी होगी। तो देखिए 6 प्रकार की आजादी दी गई है, इसमें जो 7वीं थी वो खत्म कर दी गई है। एक संपत्ति के अर्जन की स्वतंत्रता 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दी गई है। तो यहां पर एक चीज देखिए, अनुच्छेद 19 के 6 खंड हैं। तो अनुच्छेद 19 का जो पहला खंड है अनुच्छेद 19(1), उस 1 में ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आती हैं। इनको आप इसी क्रम में याद कीजिए, ABCDEFG। F समाप्त कर दिया गया 44वें संशोधन द्वारा। इसको हिंदी में एक क, ख, ग, घ, ड़, च, छ इसी क्रम में याद कीजिए। अगर आपने इसको 1 2 3 4 5 6 7 कर दिया तो आपने संविधान का बंटा धार करके समझ लो, यूपीएससी का सपना छोड़ देना फिर। इसलिए आप इसको ABCDEFG जो संविधान में लिखा हुआ है इसी क्रम में याद कीजिए। आप इसको 1 2 3 नहीं कह सकते हैं। अनुच्छेद 19 का 1 खंड तो ये हो गया 1, इस 1 के 6 भाग ये वाले हैं, क, ख, ग, घ, ड़, च, छ इसी क्रम में आपको याद करने हैं। देखिए अनुच्छेद 19 में जो इसके जो 5 खंड है शेष, वो 5 खंड इन स्वतंत्रताओं पर निर्बंधन लगाते हैं। तो अनुच्छेद 19(1) इसको क्या बोलेंगे? अनुच्छेद 19(1) के, अनुच्छेद 19(1) के, अनुच्छेद 19(1) गे, ऐसे बोलेंगे इसको। देखिए अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को शब्द आया है, जिसका तात्पर्य यह है कि यह अधिकार केवल नागरिकों को मिला हुआ है, विदेशियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरी बात, सभी नागरिकों को अधिकार होगा, इसका मतलब है ये एक पॉजिटिव अवधारणा है, सकारात्मक अधिकार प्रदान कर रहा है। तीसरा है कंपनी की बात करते हैं। देखिए कंपनी कोई नागरिक तो है नहीं कंपनी, तो कंपनी और ये 19 के तहत जो अधिकार मिले हुए हैं वो केवल नागरिकों को मिले हुए हैं। तो कंपनी अनुच्छेद 19 के तहत अधिकारों का दावा नहीं कर सकती। अनुच्छेद 19(1) के वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखिए अपने विचारों को व्यक्त करना होता है इसका अर्थ,
और विचारों को व्यक्त करने के जितने भी माध्यम हैं वो अभिव्यक्ति पदावली के अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, देखिए प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की ये आधारशिला है। क्यों? क्योंकि इस अनुच्छेद के तहत आपको सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार मिल जाता है, यानी जनता की आलोचनात्मक शक्ति उसका विकास होता है। तो ये प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की आधारशिला है। 19(1) के में जानने का अधिकार भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में ये फैसला दे दिया कि जानने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के में शामिल है। देखिए RTI राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में पारित किया गया, लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जानने का अधिकार हमें दे दिया था। देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा कि जो RTI 2005 है उसके द्वारा जो सूचना का अधिकार दिया गया है, तो सूचना का जो अधिकार है उसका स्रोत एकमात्र वो नहीं है RTI एक्ट, सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों से ही यह अधिकार में मिला हुआ है, अनुच्छेद 19(1) के में मिला हुआ है। तो यह संवैधानिक मूल अधिकार है। 2 मई 2002 सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि चुनाव लड़ने वाला जो उम्मीदवार है वो नामांकन फॉर्म भरते समय उसमें आपराधिक रिकॉर्ड, शैक्षिक योग्यता, संपत्ति और देनदारी के बारे में जानकारी दे। पर संसद को रास नहीं आया, तो संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33 में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को रद्द करना चाहा। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ 2004 के मामले में संसद द्वारा किए गए इस संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया और यह कहा कि उम्मीदवार के बारे में जानकारी प्राप्त करना मतदाता का मूल अधिकार है। देखिए अनुच्छेद 19(1) के में चुप रहने का भी अधिकार शामिल है। ये देखिए 1986 का मामला है, इमैनुअल बनाम केरल राज्य, ये राष्ट्रगान के मामले के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। मींस अनुच्छेद 19(1) के में चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। देखिए प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) में शामिल है। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 19(1) के में शामिल है। देखिए प्रेस को लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। देखिए प्रेस के बिना, निष्पक्ष मीडिया के बिना लोकतंत्र धराशायी हो जाएगा। इसीलिए प्रेस को आजादी है, स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, क्योंकि प्रेस भी मीडिया का अभिव्यक्ति का माध्यम है। देखिए प्रेस को सेंसर नहीं किया जा सकता है, पूर्व अवरोध नहीं लगाया जा सकता है, जिस प्रकार चलचित्रों पर लगाया जाता है, फिल्मों पर लगाया जाता है, सेंसर लगाया जाता है, ऐसा प्रेस पर नहीं लगाया जा सकता है। प्रेस पर सेंसर लगाना असंवैधानिक है। देखिए धरना और प्रदर्शन ये भी अभिव्यक्ति के माध्यम है, और जो चीज अभिव्यक्ति का माध्यम है वो अनुच्छेद 19(1) के में शामिल होगा। लेकिन धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए, अहिंसात्मक होना चाहिए। लेकिन जो बंद का आह्वान किया जाता है कि भारत बंद का आह्वान किया जाता है, ये असंवैधानिक है। बंद का आह्वान करना असंवैधानिक है। भारत सरकार बनाम नवीन जिंदल 2004, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराना मूल अधिकार है। अनुच्छेद 19(1) के में मूल अधिकार है, लेकिन आपको ध्वज का सम्मान करना होगा। आप सम्मान के साथ ही, आदर के साथ ही राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। देखिए अब अनुच्छेद 19(1) ख की बात करते हैं। 1 ख में है सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, लेकिन इस पर देखिए 2 पाबंदियां लगाई गई हैं। सभा शांतिपूर्ण होनी चाहिए, दूसरा सभा बिना हथियार के होनी चाहिए। देखिए इस सभा में आप जुलूस भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। अगला अधिकार है अनुच्छेद 19(1) ग संघ बनाने की स्वतंत्रता। देखिए इसमें कोई आप संगम बना सकते हैं, कोई संघ बना सकते हैं, या कोई सहकारी सोसाइटी बना सकते हैं। संगम मीन्स एसोसिएशन, संघ मीन्स यूनियंस, और सहकारी सोसाइटी मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समिति, ये 97 जो संशोधन किया गया 97 में, उसके द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया है।
अगला मूल अधिकार है अनुच्छेद 19(1)(ग), अनुच्छेद 19(1)(ग), आबाद संचरण की स्वतंत्रता है। पूरे भारत में आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। देखिए यहां पर एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा समझने के लिए। एक नेता लखीमपुर खीरी से, ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, लखीमपुर खीरी से गाजियाबाद में जाना था, परंतु वहां के जिला अधिकारी ने उस नेता के गाजियाबाद जिले की सीमा में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी। नेताजी चले गए सुप्रीम कोर्ट कि अरे भाई ये तो मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि यदि जिला मजिस्ट्रेट को लगता है कि आपके वहां पहुंचने से साधारण जनता को खतरा हो सकता है तो वो आपके संचरण की आजादी पर पाबंदी लगा सकता है। तो संविधान ने युक्त निर्बंधन लगाने की व्यवस्था की है। देखिए अगली जो आजादी है अनुच्छेद 19(1)(ड़) में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। देखिए आप पूरे भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी जाकर बस सकते हैं। अगली जो आजादी है अनुच्छेद 19(1)(6) मीन जी। देखिए यहाँ पर वो च नहीं है, च को हटा दिया गया है। संपत्ति के अर्जन की जो आजादी थी उसको खत्म कर दिया गया है, डायरेक्ट आ गए हैं अनुच्छेद 19(1)(6) मीन्स जी पर आ गए। आप कोई वृत्ति कर सकते हैं, उपजीविका कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, मीन्स प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस कर सकते हैं। देखिए अनुच्छेद 19(1)(जी) पर खंड 6 में जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसमें 2 पॉइंट और दिए गए हैं। पहला पॉइंट क्या है कि राज्य जो है कोई प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस के लिए तकनीकी अर्हता लगा सकता है। जैसे मान लो आपको डॉक्टरी करनी है तो निश्चित तौर पर आपके पास एक तकनीकी अर्हता जैसे MBBS, BDS, BAMS इस तरीके की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। दूसरी पाबंदी क्या है? दूसरी है राज्य कोई ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री या सर्विस को नागरिकों के लिए पूर्णतः भागते रोक सकता है, यानी मीन्स उसका राष्ट्रीयकरण कर सकता है। देखिए कौन कौन सी है? ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री या सर्विस, इनको नागरिकों के लिए पूर्णतः रोक सकता है या भागते रोक सकता है और राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। जैसे आप ट्रेन का उदाहरण ले लीजिए, ट्रेन भारत सरकार चलाती है, यहां पर फुटपाथों पर व्यापार करना भी मूल अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। आप कोई भी बिजनेस व्यापार कर सकते हैं, तो फुटपाथों पर व्यापार करना भी एक मूल अधिकार है। लेकिन यहां पर आप ध्यान रखना, शराब का व्यापार करना, अनैतिक व्यापार करना, नस्ली दवाओं का व्यापार करना या लॉटरी का व्यापार करना, ये इसके अंतर्गत मूल अधिकार में नहीं आते हैं। देखिए अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, इनका क्रम याद करने में काफी कठिनाई होती है। लेकिन मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, उससे आपको ये आसानी से याद हो जाएंगी। देखिए मान लीजिए आप यूपी में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं और आपको महाराष्ट्र के सीएम से मिलने जाना है। लेकिन आप सीएम से मिलने जा रहे हैं तो आपको बोलना आना चाहिए, तभी तो आप सीएम से बात करने जा रहे हैं भाई, बोलना आना चाहिए। दूसरा, आप अगर अकेले जाएंगे तो आपकी कोई सुनेगा नहीं, आपको गेट से ही भगा दिया जाएगा। तो कम से कम 10-20 लोग होने चाहिए। तो 10-20 लोगों की मीटिंग कीजिए, सम्मेलन कीजिए, उनको संगठित कीजिए, उनका संघ बनाइए, और जब उनका संघ बनाइए तो फिर घूमते हुए पूरी इंडिया घूमते हुए चारों तरफ उसमें मुंबई पहुंच जाइए महाराष्ट्र सीएम से मिलने। अब लेकिन जब सीएम से आप मिलने गए और सीएम ने कहते भैया मेरे पास तो समय नहीं है, मैं तो नहीं मिल पाऊंगा। आप ठहरे स्टूडेंट लोग, जेब में 50-100 रुपये पड़े थे, वो किराए में लग गए, अब वापस आने का किराया भी नहीं है। तो आपने सोचा भाई आप ऐसा मुंबई में रहेंगे, तो मुंबई में निवास करने लगे और वहीं आपने बसने का फैसला कर लिया और ये संपत्ति का खत्म कर दिया गया। अच्छे, लेकिन जब आप वहां बस गए तो निश्चित तौर पर आप कोई ना कोई बिजनेस करेंगे, कोई व्यापार करेंगे, कोई कारोबार करेंगे जीवन जीने के लिए। तो इस प्रकार से आप ये 6 स्वतंत्रताएं, इनका क्रम याद कर सकते हैं। लेकिन यह हमेशा ध्यान रखना, ये क, ख, ग, घ, ड़ और 6 को खत्म कर दिया गया 44वें संशोधन द्वारा, और 6 इसको हम 6 ही पढ़ेंगे। जी, व्यापार की स्वतंत्रता किसमें है? जी में है। इस एफ को डिलीट कर दिया गया है, लेकिन ये जी अभी भी वहीं रखा हुआ है। तो व्यापार की स्वतंत्रता जी में है। कि पेपर में यदि क्वेश्चन आ जाता है और आप इसका एक क्रम भूल चुके हैं तो आप पहले पेपर में ABCDEFG तक लिख लीजिए, F को काट दीजिए क्योंकि ये समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद फिर वो कहानी
जो मैंने सुनाई थी आप उसको लिखना चालू कर दीजिए, उससे आपको आंसर, इसमें 6 खंड है। पहला खंड जो है वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। बाकी के 2 से लेकर 6 तक जो खंड हैं, 5 खंड जो हैं, वो अनुच्छेद 19(1) में जो स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं उन पर निर्बंधन लगाते हैं, कुछ पाबंदियां लगाते हैं। इसका मतलब क्या है कि अनुच्छेद 19(1) में जो हमें अधिकार मिले हुए हैं, जो आज़ादी मिली हुई है 6 प्रकार की, वो एब्सोल्यूट नहीं है, आत्यंतिक नहीं है। देखिए, हमारे संविधान ने व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। कि स्वतंत्रता हम उसे ही कह सकते हैं जब सभी मनुष्यों की समान स्वतंत्रता की बात की जाए, और यह उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था में हो सकता है। देखिए, कुछ प्रतिबंध लगाने जरूरी होते हैं। आपने देखिए मत्स्य न्याय सुना होगा। मत्स्य न्याय में क्या होता है, समुद्र के अंदर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ये मत्स्य न्याय है। इसी प्रकार एक जंगल राज आपने सुना होगा। जंगल में क्या होता है, ताकतवर जानवर कमजोर जानवर को खा जाता है। तो हमें ऐसी व्यवस्था नहीं लानी है, जंगल राज नहीं लाना है। इसीलिए हमारे संविधान ने इन स्वतंत्रताओं पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं ताकि सभी मनुष्यों को स्वतंत्रता, सभी नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। देखिए, ये निर्बंधन जो लगाए गए हैं इसके लिए 2 शर्तें लगा दी गई हैं संविधान ने। पहली शर्त क्या है कि जो निर्बंधन लगाए जाएंगे वो अनुच्छेद 19 में जो खंड 2 से 6 तक हैं उनमें जो आधार दिए गए हैं उन्हीं आधारों के आधार पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। और दूसरा, वो निर्बंधन युक्ति युक्त होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए। यानी आप मनमाने निर्बंधन नहीं लगा सकते हैं, केवल रीजनेबल पाबंदियां ही लगाई जा सकती हैं, रीजनेबल निर्बंधन ही लगाए जा सकते हैं। और कोई प्रतिबंध, कोई निर्बंधन रीजनेबल है या नहीं है, इसका अंतिम फैसला न्यायालय करेगा। और न्यायालय प्रत्येक मामले पर, इसकी कोई कसौटी नहीं है, प्रत्येक मामले पर तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर यह डिसीजन करेगा। ये देखेगा कि जो निर्बंधन लगाए गए हैं वो युक्ति युक्त हैं, रीजनेबल हैं या नहीं है। देखिए, अनुच्छेद 19(1) में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं उन पर जो निर्बंधन लगाए जा सकते हैं उनको मैंने एक साथ लेने का प्रयास किया है ताकि उन निर्बंध जो आधार हैं उन आधारों की आप तुलना कर सकें, उनको समझ सकें कि किस किस आधार पर किस किस स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाई जा सकती है। देखिए, अनुच्छेद 19(1) के इसके ऊपर खंड 2 द्वारा पाबंदी लगाई गई है। इसमें 8 प्रकार के युक्त युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। पहला है भारत की प्रभुता और अखंडता। देखिए, 16वें संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है संविधान में, पहले नहीं था। भारत की प्रभुता और अखंडता ये 16वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। दूसरा है राज्य की सुरक्षा। तीसरा है विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। चौथा है लोक व्यवस्था। 5वां है शिष्टाचार या सदाचार। 6ठा है न्यायालय अपमान। 7वां है मानहानि। 8वां है अपराध उद्दीपन। देखिए, 8 प्रकार के निर्बंधन जो हैं अनुच्छेद 19(1) के पर लगाए जा सकते हैं। देखिए, तो भारत की प्रभुता और अखंडता, निश्चित तौर पर भाई भारत की प्रभुता पहले है, अखंडता पहले है, आप उसका टुकड़ा कैसे कर सकते हैं। तो भारत की प्रभुता, अखंडता और इसी प्रकार राज्य की सुरक्षा। राज्य सुरक्षा सर्वोपरि है भाई, राज्य रहेगा तभी तो मुल्क कर दे पाएगा। इसी प्रकार विदेशी राष्ट्रों के साथ महत्वपूर्ण संबंध, ये भी बहुत जरूरी है। इसी प्रकार लोक व्यवस्था। भाई लोक व्यवस्था मीनिंग क्या है, शांति व्यवस्था बनी रहे। राज्य का गठन ही इसी आधार पर हुआ है कि लोक व्यवस्था बनी रहे। इसी प्रकार शिष्टाचार या सदाचार के आधार पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। इसी प्रकार न्यायालय अपमान। देखिए, यहाँ पर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यायालय अपमान आया है। न्यायालय अपमान के आधार पर भी पाबंदी लगाई जा सकती हैं। यहाँ पर देखिए, प्रशांत भूषण केस का जिक्र करना चाहूँगा। प्रशांत भूषण ने सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के बारे में अभी कोरोना काल में ही एक वक्तव्य दिया, ट्वीट किया कि वो एक नेता की बाइक पर जा रहे थे बिना हेलमेट लगाए और मास्क भी नहीं पहन रखा था। तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस डाला गया कि ये न्यायालय का अपमान है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में ऐसा कह दिया। अब सुप्रीम कोर्ट बड़ा परेशान हो गया क्योंकि मूल अधिकारों को रक्षक सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट उसको दंड कैसे दे सकता है।
भाई अनुच्छेद 19(1) क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रशांत भूषण ने अपनी अभिव्यक्ति करी। अब सर्वोच्च न्यायालय तो रक्षक है, हजारों केस पड़े हैं, मूल अधिकारों को मान्यता दी है। अब सर्वोच्च न्यायालय चक्कर में पड़ गया कि अगर उसको दंड देता है तो उसके अपने ही आदेशों का उल्लंघन होगा, और दंड नहीं देता है तो न्यायालय का अवमान हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रशांत भूषण जी आप माफी मांग लीजिए। प्रशांत भूषण ने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। सुप्रीम कोर्ट को अंत में केवल उन पर ₹1 का जुर्माना लगा दिया। बस देख लीजिए कितनी बड़ी आजादी दी गई है संविधान ने हमें। सुप्रीम कोर्ट भी झुक गया, इतनी बड़ी आजादी हमें संविधान ने दी है। आप मान सकते हैं कितना बड़ा संविधान है ये। इसी प्रकार मानहानि के लिए पाबंदी लगाई जा सकती है और अपराध उद्दीपन। देखिए आप किसी को अपराध करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते हैं। आप ज़्यादा भीड़ को भाषण दे दें, उत्तेजित कर दें, दंगा फसाद कर दें, तो इस प्रकार की अपराध उद्दीपन की आज़ादी नहीं दी जा सकती है। दूसरी बात करते हैं अनुच्छेद 19(1) है शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन करने का जो अधिकार दिया गया, उस पर खंड 3 द्वारा पाबंदी लगाई गई है। इसमें 2 तरीके की पाबंदी लगाई गई है। देखिए भारत की प्रभुत्व और अखंडता के आधार पर लगाई जा सकती है और लोक व्यवस्था के आधार पर लगाई जा सकती है। इसी प्रकार अनुच्छेद 19(1) संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है उस पर खंड 4 द्वारा पाबंदी लगाई गई है। इस पर 3 प्रकार की पाबंदियां हैं: भारत की प्रभुत्व और अखंडता, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19(1) है और है। देखिए इन दोनों पर सेम पाबंदियां लगाई गई हैं और खंड 5 के द्वारा दोनों पर पाबंदी लगाई गई हैं। तो 2 प्रकार की पाबंदियां हैं इन दोनों ही अनुच्छेदों पर: साधारण जनता के हित में और किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। अनुच्छेद 19(1) जी, उस पर खंड 6 द्वारा पाबंदी लगाई गई है। केवल एक आधार है, साधारण जनता के हितों में। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अगला अधिकार अनुच्छेद 20 में है, जो ये कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया जाता है। देखिए अनुच्छेद 20 अनागरिक और नागरिक दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 20 के 3 खंड है, 20(1), 20(2), 20(3). इसमें 4 प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं। अनुच्छेद 20(1) कहता है कोई व्यक्ति तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा तब तक उसने किसी प्रवृत्त विधि का उल्लंघन न किया हो। इसी प्रकार उससे अधिक दंड का भागी नहीं होगा जो उसमें उसको दंड दिया जाए। अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए केवल एक ही बार अभियोजित और दंडित किया जाएगा। अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस प्रकार अनुच्छेद 20 के अंतर्गत 4 अधिकार हमें मिले हुए हैं जिन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 20(1) के अनुसार कोई व्यक्ति तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने किसी प्रवृत्त विधि का उल्लंघन ना किया हो। देखिए 20(1) के अनुसार विधानमंडल किसी भी दंड विधि को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दे सकता है। देखिए सामान्यतः जो विधियां बनाई जाती हैं वो भविष्यलक्षी होती हैं, लेकिन विधानमंडल को ये पावर है कि वो विधि को भूतलक्षी प्रभाव भी दे सकता है। लेकिन जो 20(1) का संरक्षण दिया गया है वो 20(1) का संरक्षण ये है कि दंड विधि को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जा सकता। देखिए 20(1) का जो संरक्षण मिला हुआ है वो दंड विधि को भूतलक्षी प्रभाव देने से संरक्षण मिला हुआ है, लेकिन सिविल विधियों के बारे में प्रतिषेध नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या है कि विधानमंडल सिविल विधियों को भूतलक्षी प्रभाव दे सकता है। इस प्रकार टैक्स यानी कर उसको भूतलक्षी प्रभाव से लगाया जा सकता है। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, अनुच्छेद 20(1) दंड को बढ़ाए जाने का विरोधी है, दंड को कम किए जाने के बारे में कोई विरोध नहीं करता है। इस प्रकार विधानमंडल यदि किसी दंड को कम कर देता है तो अभियुक्त उसका लाभ उठा सकता है। अनुच्छेद 20(2) में जो दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किया गया है ये आंगल विधि के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार अमेरिकी संविधान का जो 5वां संशोधन है वो ये कहता है कि
किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोबारा खतरे में नहीं डाला जा सकता है। देखिए, अमेरिकी संविधान और जो ब्रिटिश संविधान में जो ये अधिकार दिया गया है, जो दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किया गया है, ये जो भारत में जो अनुच्छेद 20(2) में संरक्षण प्रदान किया गया है, उसमें थोड़ा डिफरेंस ये है कि जो अमेरिका और ब्रिटेन में अधिकार विस्तृत है, जबकि भारत में यह अधिकार सीमित हो गया है। देखिए अंतर क्या है, अमेरिका और ब्रिटेन में क्या है कि यदि एक बार उस पर विचार कर लिया गया है, एक बार विचारण हो गया है, तो उस अपराध के लिए वो दोहरे दंड से संरक्षण का दावा कर सकता है। भारत में जो संरक्षण प्रदान किया गया है कि अभियोजित और दंडित किया गया हो, दोनों चीज आवश्यक हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में क्या है, अगर एक बार विचार कर लिया गया और उसको बरी कर दिया गया है तो वो दोहरे दंड से संरक्षण का दावा कर सकता है, जबकि भारत में अगर एक बार उस पर विचार किया गया है और उसको दंड नहीं दिया गया, बरी कर दिया गया, तो वो 20(2) से संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है। 20(2) से संरक्षण का दावा वो जब भी कर सकता है जब उसको अभियोजित किया गया हो, इसके साथ साथ उसको दंड भी दिया गया हो। देखिए 20(2) का जो संरक्षण प्रदान किया जाता है उसमें 3 आवश्यक शर्तें हैं। पहली क्या है, व्यक्ति का अभियुक्त होना आवश्यक है। दूसरी क्या है, अभियोजन या कार्रवाई किसी न्यायालय न्यायिक अभिकरण के समक्ष हुई हो और वे न्यायिक प्रकृति की रही हो। तीसरा क्या है, अभियोजन किसी विधि विहित अपराध के संबंध में हो जिसके लिए दंड का प्रावधान हो। देखिए उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि जो अनुच्छेद 20(2) का जो संरक्षण मिला हुआ है वो न्यायिक कार्रवाई के संबंध में मिला हुआ है, न्यायिक अभिकरण से संबंधित जो कार्रवाई की जाती है उसके संबंध में मिला हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो न्यायिक कार्रवाई उनसे भिन्न कार्रवाइयां जो हैं उनमें संरक्षण नहीं मिला हुआ है। जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है, यदि उसको किसी अपराध के लिए दंड दिया गया है तो सेम अपराध के लिए उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाइयां की जा सकती हैं। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, अनुच्छेद 20(2) का जो संरक्षण है वो एक अपराध के लिए, उसी अपराध के लिए, लेकिन अगर वो दूसरा अपराध करता है तो 20(2) के संरक्षण दावा नहीं कर सकता है, फिर वहां दूसरा केस बन। अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। देखिए इसमें 3 पॉइंट आ रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है कि किसी व्यक्ति को अभियुक्त होना चाहिए। अगर वो किसी अपराध में अभियुक्त है तभी अनुच्छेद 20(3) का दावा कर सकता है। यदि वो अभियुक्त नहीं है तो वो 20(3) का दावा नहीं कर सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देना। तीसरा पॉइंट क्या है, उन स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया जाए। यदि बाध्य का तत्व आता है, दबाव का तत्व आता है तो अनुच्छेद 20(3) का संरक्षण प्राप्त होता है। उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि अभियुक्त स्वेच्छा से स्वयं अपनी मर्जी से यदि साक्ष्य प्रस्तुत करता है तो वहां 20(3) का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वहां दबाव का तत्व नहीं आएगा, क्योंकि वहां दबाव नहीं है। इसी प्रकार जो तलाशियों में सामग्री प्राप्त की जाती हैं वो भी न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती हैं, क्योंकि वहां दबाव का तत्व नहीं है। सेल्बी बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन प्रिंटिंग टेस्ट को अनुच्छेद 20 और 21 का उल्लंघन माना है। अर्थात ये जो टेस्ट हैं अभियुक्त की सहमति से ही किए जा सकते हैं। यदि अभियुक्त इनकी सहमति नहीं देता है तो ये अनुच्छेद 20 और 21 का उल्लंघन होगा और ये टेस्ट नहीं किए जा सकते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अगला मूल अधिकार अनुच्छेद 21 में है, जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखिए अनुच्छेद 21 क्या कहता है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। देखिए अनुच्छेद 21 में व्यक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है, जो साबित करता है कि ये अनुच्छेद, ये जो मूल अधिकार मिला हुआ है नागरिक अनागरिक दोनों को मिला हुआ है। देखिए चकमा शरणार्थियों का जो मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वो चकमा शरणार्थियों को अनुच्छेद 21 द्वारा जो अधिकार दिया गया है, प्राण का दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है, वो उनको प्रदान करे, क्योंकि अनुच्छेद 21 का संरक्षण नागरिक अनागरिक दोनों को प्राप्त है। देखिए अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ शब्दावली का प्रयोग हुआ है। यह शब्दावली जापान से ली गई है, जिसका मीनिंग यह है कि विधानमंडल प्रक्रिया बनाएगा और उस प्रक्रिया के द्वारा किसी व्यक्ति को उसके प्राण से और उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है।
अमेरिकी संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया अर्थात ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शब्दावली का प्रयोग हुआ है, जिसके अनुसार प्रक्रिया उचित होनी चाहिए। देखिए वहां के जो सुप्रीम कोर्ट है, वहां के न्यायालयों ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बड़ी व्यापक व्याख्या की है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से इस अधिकार को जोड़ देते हैं। अर्थात ये जो प्रक्रिया है, दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने वाली जो प्रक्रिया है, वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए। और प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत मानवतावादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। देखिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो दो केस हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला गोपालन बनाम मद्रास राज्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो उचित है, लेकिन मेनका गांधी के मामले में गोपालन में दिए निर्णय को पलट दिया और मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अनुच्छेद 21 में जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो प्रक्रिया उचित, ऋजु और न्यायपूर्ण होनी चाहिए, तर्क संगत होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, अर्थात प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए। इसी प्रकार जो प्राण का अधिकार मिला हुआ है वो पशुवत अधिकार नहीं है, मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 तीनों को एक साथ जोड़ दिया कि अनुच्छेद 21 की पूर्ति अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के बिना नहीं हो सकती। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, अनुच्छेद 14, 19 और 21, इन तीनों को मिलाकर ही अनुच्छेद 21 की पूर्ति होती है, प्राण के अधिकार की पूर्ति होती है, दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की पूर्ति होती है। तो एक गोल्डन ट्रायंगल बन जाता है अनुच्छेद 14, 19 और 21 का। अतः हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 21 का संरक्षण कार्यपालिका के साथ साथ विधायिका के विरुद्ध भी मिला हुआ है। क्यों? विधायिका जो विधि बनाएगी, जो प्रक्रिया बनाएगी, वो प्रक्रिया उचित होनी चाहिए, वो मनमानी नहीं हो सकती, रीजनेबल होगी, और मनमानी है तो उसको अविधि मान्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि किसी अधिकार का जिक्र संविधान में नहीं है, लेकिन अगर कोई अधिकार जो संविधान में अधिकार लिखे हुए हैं उन अधिकारों की पूर्ति के लिए आवश्यक है, तो उसको भी मूल अधिकार का दर्जा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में कई अधिकारों को मान्यता दी है। यहां हम अनुच्छेद 21 की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 में कई मूल अधिकारों को मान्यता दी है, जैसे विदेश भ्रमण का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल है, सतवंत सिंह का मामला। इसी प्रकार मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल है। ये कौन सा? मेनका गांधी का मामला। इसी प्रकार निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल है, जीविकोपार्जन का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, आहार पाने का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार, शीघ्र विचारण का अधिकार, आश्रय पाने का अधिकार, ये सब अनुच्छेद 21 में शामिल हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में सरकार को निर्देश दिए हैं, जैसे प्रदूषण मुक्त जल और वायु पाने का अधिकार है, एकांत कारावास के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त है। इसी प्रकार कोविड के दौरान सरकार को निर्देश दिए हैं, यौन उत्पीड़न से प्रभावित महिलाओं के पुनर्वास के लिए निर्देश दिए हैं, और कार्यस्थल पर कार्य कर रही महिलाओं के संरक्षण के लिए भी सरकार को निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार मनमानी गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार को निर्देश दिए हैं। देखिए अनुच्छेद 21 को आपातकाल की घोषणा के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ये 44वें संशोधन द्वारा कर दिया गया है कि अनुच्छेद 21 आपात की उद्घोषणा के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। देखिए अनुच्छेद 21 में एक चीज ध्यान रखना कि मरने का अधिकार शामिल नहीं है, जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार शामिल नहीं है। इसी कारण से आत्महत्या को अपराध घोषित किया गया है। आते हम कह सकते हैं, देखिए अनुच्छेद 21 इसकी जो शब्दावली है वो नेगेटिव है, लेकिन अनुच्छेद 21 एक सकारात्मक अधिकार प्रदान करता है। शिक्षा के मूल अधिकार पर चर्चा करते हैं। देखिए शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया है कि 86वें संशोधन द्वारा संविधान का संशोधन करके अनुच्छेद 21 के बाद 21 के जोड़ा गया है, जो शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 के क्या कहता है कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के
सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध करेगा। देखिए पहले नीति निर्देशक तो था अनुच्छेद 45 में, लेकिन अब इसको अनुच्छेद 21 के में मूल अधिकार बना दिया गया है। देखिए यहां पर दो मामलों का जिक्र करना चाहूंगा, एक मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, दूसरा यूनिक कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। देखिए इन दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि शिक्षा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 में शामिल है कि शिक्षा के बिना कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का ठीक ढंग से प्रयोग ही नहीं कर सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा को मूल अधिकार घोषित कर दिया था अनुच्छेद 21 में। यहां पर एक तथ्य की और चर्चा करना चाहूंगा, इस शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 में क्यों शामिल किया गया, या संसद ने जो संशोधन करके अनुच्छेद 21 के बाद 21 के क्यों जोड़ा। देखिए जीवन का अधिकार मिला हुआ है अनुच्छेद 21 में, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये जीवन जीने का अधिकार मात्र जीवन जीने का अधिकार नहीं है, गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, मानव गरिमा के साथ। और कोई भी व्यक्ति गरिमा तभी पा सकता है जब वो शिक्षित होगा। शिक्षा के बिना वो गरिमा के साथ नहीं जी सकता है, वो अपने अधिकारों को जानेगा। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अगली आजादी अनुच्छेद 22 में मिली हुई है, जिसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। देखिए अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 21 का पूरक है। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी दैहिक स्वतंत्रता और प्राण से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से किसी व्यक्ति को उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। इसका मतलब विधानमंडल विधि बनाकर किसी व्यक्ति को उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकता है। देखिए गोपालन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि विधानमंडल को विधि बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन मेनका गांधी के मामले में गोपालन में दिए गए विनिश्चय को उलट दिया और यह कहा कि विधानमंडल जो विधि बनाएगा वो युक्त, ऋजु और न्यायपूर्ण होनी चाहिए, अर्थात नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार होनी चाहिए। यानी समयक विधि प्रक्रिया को शामिल कर दिया अनुच्छेद 21 में। इस प्रकार विधानमंडल मनमानी विधि नहीं बना सकता है, वो युक्त होनी चाहिए। अगर युक्त नहीं होगी तो सर्वोच्च न्यायालय उसको अवैध घोषित कर देगा। अनुच्छेद 21 में यह कहा गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से किसी व्यक्ति को उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। अनुच्छेद 22 में उन प्रक्रियात्मक उपबंधों की बात की गई है जिनका विधानमंडल को पालन करना है। इसका मतलब कुछ आजादी दी गई है, विधानमंडल उनका पालन करेगा, उन नियमों को शामिल करेगा। यदि विधानमंडल उन नियमों को, उन प्रक्रियाओं को अपनी विधि में शामिल नहीं करता है तो वो अवैध घोषित कर दिए जाएंगे। इसका मतलब अनुच्छेद 22 हमें कुछ संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 के अनुसार गिरफ्तारियां दो प्रकार की हो सकती हैं, एक सामान्य दंड विधि के अधीन, दूसरा निवारक निरोध विधि के अधीन। सामान्य विधि के अधीन जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अनुच्छेद 22 का खंड 1 और खंड 2 4 प्रकार के संरक्षण प्रदान करते हैं। इसमें पहला क्या है कि गिरफ्तारी के कारणों को यथाशीघ्र बताए जाने का अधिकार है। जिस प्राधिकारी ने व्यक्ति को गिरफ्तार किया है वो उसको गिरफ्तारी के शीघ्र अतिशीघ्र कारण बताएगा। यदि गिरफ्तारी के कारणों को विलंब से बताया जाता है तो उसका भी पर्याप्त कारण होना चाहिए। दूसरा अधिकार क्या है, अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार। देखिए अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने का अधिकार मिला हुआ है, उससे बचाव करवाने का अधिकार मिला हुआ है। हुस्न आरा खातून के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया है कि प्रत्येक निर्दोष व्यक्ति जो निर्धनता के कारण या किसी अन्य कारण से अधिवक्ता की नियुक्ति नहीं कर सकता है तो सरकार को उसे निःशुल्क विधिक सहायता देनी होगी। अगर उसको विधिक सहायता नहीं दी जाती है तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा और उसकी गिरफ्तारी या निरोध अवैध हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, मुंबई हमलों का दोषी कसाब, उसको भी वकील दिया गया ताकि वो ये ना कह सके कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। तीसरा जो अधिकार मिला हुआ है कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। यात्रा के समय को निकालकर तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। चौथा जो अधिकार मिला हुआ है कि यदि 24 घंटे से अधिक का जो निरोध है वो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं किया जा सकता है, यानी मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी है। यदि पुलिस किसी अभियुक्त को 24 घंटे से अधिक अपनी अभिरक्षा में रखना चाहती है तो उसे मजिस्ट्रेट का आदेश लेना होगा। यहां पर देखिए अंतर ये हो जाता है, पहली जो गिरफ्तारी होती है उसमें वो पुलिस अभिरक्षा में रहता है
और जब मजिस्ट्रेट का आदेश आ जाता है तो वो न्यायिक अभिरक्षा में रहता है। अनुच्छेद 22 का जो खंड 1 और 2 है वो कार्यपालिका या जो न्यायोत्तर प्राधिकारी होते हैं उनके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। लेकिन जब न्यायालय द्वारा कोई वारंट जारी किया जाता है और उसके अधीन किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है तो वहां इस प्रकार के संरक्षण नहीं प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 22 का खंड 3 इसके दो अपवाद बताता है। जो खंड 1 और 2 में जो अधिकार दिए गए हैं उसके दो अपवाद हैं। पहला क्या है, शत्रु अन्य देशियों को उनका संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। दूसरा, निवारक निरोध विधि के अंतर्गत जो निरुद्ध किया गया व्यक्ति उसको भी खंड 1, 2 के अधीन जो संरक्षण मिले हुए हैं वो नहीं प्राप्त होंगे। अब निवारक निरोध की बात करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है। इसका मतलब यह होता है व्यक्ति को अपराध करने से रोकना, अर्थात संदेह के आधार पर भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि पुलिस अधिकारी को लगता है कि यह कोई गंभीर अपराध कर सकता है तो उसको एहतियाती तौर पर गिरफ्तार किया जा सकता है। अनुच्छेद 22 के खंड 4 से लेकर 7 तक जो है वो मनमाने निरुद्ध के विरुद्ध एक मूल अधिकार प्रदान करते हैं। यानी निवारक निरोध विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें कौन कौन से संरक्षण प्राप्त होते हैं, अनुच्छेद 22 के खंड 4 से 7 इन्हीं अधिकारों की पुष्टि करते हैं। निवारक निरोध विधि को जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली के प्रतिकूल माना जाता है। देखिए, अमेरिका और इंग्लैंड में ऐसा कोई कानून नहीं है जो शांति काल में निवारक निरोध की व्यवस्था करता हो। इसी कारण से अधिकांश लोग इसकी आलोचना करते। भारत में शांति काल में भी इसकी व्यवस्था है और संविधान का एक अंग बना दिया गया है। देखिए, इस अंतर को समझते हैं। अमेरिका और इंग्लैंड में ये व्यवस्था नहीं है। देखिए, भारत में जो परिस्थिति थी उनको देखते हुए निवारक निरोध की व्यवस्था की गई। निवारक निरोध विधि बनाने की जो शक्ति है वो संविधान की 7वीं अनुसूची से प्राप्त होती है। संघ सूची यानी सूची 1 के अनुसार संघ सूची में रक्षा, विदेश कार्य और भारत की सुरक्षा ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं जिनके आधार पर, जिनके कारण से निवारक निरोध विधि बनाई जा सकती है। दूसरा, सूची 3 यानी समवर्ती सूची, इसका मतलब संघ और राज्य दोनों उस पर विधान बना सकते हैं। कौन कौन से विषय हैं उसमें, किसी राज्य की सुरक्षा या लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए या समुदाय के लिए आवश्यक प्रदायों और सेवाओं को बनाए रखने के लिए निवारक निरोध विधि बनाई जा सकती है। देखिए, इसमें संघ सूची है और समवर्ती सूची है, राज्य सूची के संबंध में नहीं है। तो कितने महत्वपूर्ण विषय हैं, भारत की सुरक्षा, किसी राज्य की रक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इन सबके संबंध में ही निवारक निरोध विधि बनाई जा सकती है। अनुच्छेद 22 के खंड 4 से 7 में अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। पहला अधिकार क्या है, सलाहकार बोर्ड का पुनर्विलोकन। इसका मतलब यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है या निरुद्ध किया गया है तो अधिकतम 3 माह तक उसको निरुद्ध कर सकते हैं। उससे अधिक के लिए सलाहकार बोर्ड का समर्थन प्राप्त करना होगा। यदि सलाहकार बोर्ड ये कहता है कि गिरफ्तारी अवैध है, पर्याप्त कारण नहीं है, तो सरकार को उसका निरोध रद्द करना होगा। देखिए, यहां पे 44वें संशोधन को भी जान लीजिए। 44वें संशोधन द्वारा जो 3 माह की जो अवधि है इसको घटाकर 2 माह कर दिया गया है, लेकिन इसको भी लागू नहीं किया गया है। राष्ट्रपति ने अभी अधिसूचना नहीं जारी की है। क्या लिखा हुआ है, अधिसूचना की तारीख से लागू होगा, परंतु राष्ट्रपति ने अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की है। तो 44वां संशोधन अभी लागू नहीं हुआ, इसीलिए ये अवधि 3 माह बनी हुई है। दूसरा अधिकार है गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, और तीसरा अधिकार है गिरफ्तारी आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का। निरोध आदेश देने वाला प्राधिकारी उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उस व्यक्ति को शीघ्र अतिशीघ्र अवसर प्रदान करेगा। देखिए, भारत में निवारक निरोध का इतिहास भी जान लेते हैं। सर्वप्रथम भारत की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए निवारक निरोध अधिनियम 1950 पारित किया गया और 1969 में इसे समाप्त कर दिया गया। दूसरा, आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम यानी मीसा 1971 में पारित किया गया। मीसा मीन्स मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, इसको 1978 में समाप्त कर दिया गया। देखिए, अराजकतावादी तत्वों के खिलाफ ये मीसा पारित किया गया था। एक आर्थिक क्षेत्र में विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974 पारित किया गया। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974। अगला, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 पारित किया गया।
जिसको रासुका के नाम से जानते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट मींस NSA, सांप्रदायिक और जातीय बलवों तथा देश की सुरक्षा के लिए यह रासुका पारित किया गया था। अगला है काला बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 पारित किया गया है। यह काला बाजारी की रोकथाम करने के लिए कानून बनाया गया है। अगला महत्वपूर्ण कानून टाडा, टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधियां निवारण अधिनियम 1985 पारित किया गया। यह पंजाब और जम्मू कश्मीर जो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही थी उन पर अंकुश लगाने के लिए ही टाडा पारित किया गया था। अगला आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002 पारित किया गया, यानी पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, इसको 2004 में समाप्त कर दिया गया।